अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग महा टेट का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। पेपर सेट 2 का ये 141 क्वेश्चन है। इसके 140 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए हैं। जिन लोगों ने वो नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर महा टेट पेपर सॉल्यूशन प्लेलिस्ट है बनी हुई, उसमें जाकर आप सारे जितने भी मैंने पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं अब तक महा टेट के जितने भी पार्ट हैं उसके आप वो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर 141 क्वेश्चन है। Below in each question are given two statements, one and second. These statements may be either independent cause or may be effect of independent causes. One of these statements may be the effect of the other statement. Read both the statement and decide which of the following answer choice करेक्टली डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू स्टेटमेंट्स। मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये दो स्टेटमेंट हैं, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। अब इन दो स्टेटमेंट में एक जो जुमला है, एक स्टेटमेंट वजह है और एक असर है, या तो फिर दोनों स्टेटमेंट किसी अलग अलग वजह का असर है। तो हमको क्या रिलेशन है, क्या दोनों एक दूसरे की वजह से, मतलब जो पहला है क्या वो दूसरे की वजह से हुआ है, या जो दूसरा हुआ है वो पहले की वजह से हुआ है, या फिर दोनों भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो ये रिलेशन हमको क्या करना है, ऑप्शन में से पहचानना है। तो पहले हम देखेंगे क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली फिक्स द फीस ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर्ड बाय द अनएडेड इंस्टीट्यूशंस विच आर मच लोअर दैन द फीस चार्ज लास्ट ईयर। यानी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि फ़ीस जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनकी जो फ़ीस है वो फिक्स्ड की है जो अनएडेड इंस्टीट्यूशन है उनके लिए। यानी हुकूमत ने हाल ही में गैर फलाही अदारों में पेशा वराना कोर्सेज़ की फ़ीसों का ऐलान किया है जो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी कम है। यानी पिछले साल जो फ़ीस थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो इस साल गवर्नमेंट ने क्या की है, फ़ीस में कमी की है। सेकेंड ऑप्शन है, द पेरेंट्स ऑफ द aspiring students launch a severe agitation last year protesting against the high fees charged by the unaided institution। यानी क्या है इसका कि पिछले साल दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के वालिदैन ने इन गैर फलाही अदारों के भारी फ़ीसों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या इसकी वजह से, मतलब उन लोगों ने गम व गुस्से का इजहार किया क्यों, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, सभी पेरेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एहतजाज किया। तो क्या इसकी वजह से गवर्नमेंट ने फ़ीस में कमी की, यही रिलेशन हमको क्या करना है, पहचानना है। क्या फर्स्ट वाला वजह है सेकेंड वाले का। तो पहला देखिए यहाँ पे क्या, स्टेटमेंट वन इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज़ इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर हमको स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो कॉज नज़र आ रहा है और स्टेटमेंट फर्स्ट वो रीज़न, क्योंकि पेरेंट्स ने एहतजाज किया, पेरेंट्स उसके ख़िलाफ़ गए, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पर सोचा और गवर्नमेंट ने क्या किया, उसकी फ़ीस में कमी की। स्टेटमेंट सेकेंड इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट वन इज़ इफेक्ट। ओके, यहाँ पर ये सही लग रहा है हमको। बोथ द स्टेटमेंट वन एंड सेकेंड आर इंडिपेंडेंट कॉजेज़। क्या दोनों अलग अलग कॉजेज़ हैं? जी नहीं। बोथ द स्टेटमेंट वन एंड टू आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज़, यानी दोनों भी किसी दूसरी वजह का असर है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है जुमला पढ़कर, दोनों में हमको को रिलेट करना है, दोनों में रिलेशन है कि फ़ीस ज़्यादा थी, इसके लिए जो पेरेंट्स हैं उन्होंने एहतजाज किया। अब पेरेंट्स के एहतजाज की वजह से गवर्नमेंट ने इस पर गौर किया और क्या किया उसने, गैर फलाही अदारे जो अनएडेड इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या की, फिर वहाँ की फ़ीसों में कमी की और एक फ़िक्स्ड उन्होंने वहाँ की फ़ीस कर दी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सेकंड वजह है और पहला उसका असर है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट वन इज़ द इफ़ेक्ट। अब यहाँ पर हमको सीरीज़ कंप्लीट करनी है। क्या करनी है हमको, यहाँ पर फिगर्स की जो सीरीज़ है हमको उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द सीरीज़ बाय चूजिंग साइन राइट फिगर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे कर सकते हैं सीरीज़ को। देखिए अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे
दो फिगर में यहाँ पर सिमिलैरिटी नज़र आ रही हैं। कौन से दो फिगर हैं? देखिए ए और सी में हमको सिमिलैरिटी नज़र आ रही हैं। कैसे सिमिलैरिटी नज़र आ रही हैं? ये दोनों जो फिगर हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे अपोजिट है? देखिए ये फर्स्ट वाला है सपोज और ये सेकंड वाला है। अब अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाले में, देखिए फर्स्ट वाले में यहाँ पे फिलअप है और सेकंड वाले में यहाँ पे है। ओके, यानी इस डायरेक्शन का ये अपोजिट हो गया ना, ये वाला अपोजिट हो गया। ओके, तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे फिलअप था, सेकंड वाले में इस साइड में फिलअप है, उसी के अपोजिट में फिलअप है यहाँ पर। अब उसके नीचे जो ये राउंड बने हैं छोटे छोटे, देखिए फर्स्ट वाले में वो राउंड कहाँ पर थे? यहाँ पर थे नीचे साइड में। सेकंड वाले में कहाँ चले गए? ऊपर साइड में। यानी जो फिल पार्ट है वो भी अपोजिट हो गया है और जो छोटे सर्कल दिए गए हैं वो भी अपोजिट, यानी वो नीचे से ऊपर की तरफ गए हैं। तो अब हमको इसको कैसे पहचानना है? तो अब यहाँ जो फिगर आएगा वो इसका अपोजिट आएगा। कैसे इसका अपोजिट आएगा? देखिए यहाँ पर मैं फिगर ड्रॉ करके ही बताती हूँ आपको कैसे अपोजिट आएगा। अब इसका कहाँ पर फिलअप है? इस साइड में, तो इसका फिलअप किधर आएगा? इस साइड में आएगा। ओके, इसका सर्कल कहाँ पर है? इस साइड में, मतलब इस साइड में है, तो इसका सर्कल कहाँ पर आएगा? इस साइड में आएगा, बराबर। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आपको कभी अगर दो फिगर एक जैसे नज़र आ रहे हैं तो उनके बीच में आप कोरिलेट करो, आप उनके बीच में देखो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर रहा है, अपोजिट बताया गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर रहा है। अगर सारे फिगर एक जैसे हैं तो जाहिर सी बात है वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन अगर फिगर में थोड़ा बहुत हेर फेर हो गया तो फिर आपको सिमिलैरिटी चेक करनी है कि किन दो फिगर में सिमिलैरिटी नज़र आ रही है और वहाँ पर कौन सा पैटर्न इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 143 है, खालिल पैकी शुद्ध शब्द कौन था? शुद्ध यानी करेक्ट, अशुद्ध यानी इनकरेक्ट और शुद्ध यानी क्या? करेक्ट शब्द कौन सा है हमको ये देखना है। क्या है यहाँ पर? गिराइक, गिरहाइक, गिराहिक और ये भी। तो सही मतलब मराठी में सही गिराहिक किस तरह से लिखा जाएगा? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके लिए आपको मराठी के जो वर्ड्स है, वोकेबलरी है, आपको वो पढ़नी होगी। आपको मतलब मराठी थोड़ी रीड करनी होगी। डेली आप मराठी रीड करिए ताकि आपका जो इसकी वोकेबलरी है वो सुधर जाए। आप मराठी के अगर कोई सेंटेंस भी आते हैं उसमें भी इनकरेक्ट पहचानने के लिए या करेक्ट पहचानने के लिए कहा जाता है। तो अगर आप डेली मराठी न्यूज़पेपर, मराठी बुक्स, स्टोरी बुक्स वगैरह आप कुछ भी पढ़िए तो आपको कम से कम सेंटेंस का फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा वहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही सेंटेंस पेपर में आएंगे, लेकिन एक सेंटेंस का, जैसे इंग्लिश का सेंटेंस अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हमको पता है कि उसका एक फॉर्मेट है, सब्जेक्ट्स के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद कहाँ पर कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा, कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, ये बातें आपको पता है। और नहीं पता है तो आप ये भी पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश का भी आपको वहाँ पर इंग्लिश और मराठी दोनों को 15-15 मार्क्स का वेटेज दिया गया, यानी दोनों मिला के 30। तो ये भी काफ़ी अच्छा वेटेज है, दोनों का भी 30 मार्क्स का। तो क्या करना है आपको? मराठी भी रोज़ रीडिंग करनी है ताकि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आ जाए। कुछ वर्ड्स हमारी नज़रों के सामने से अगर डेली जाएंगे तो वो हमको पता हो जाते हैं कि कैसे उन्हें लिखा जाता है। तो आपको इसके लिए मराठी रीड करनी होगी डेली। तो यहाँ पर इसका आएगा गिराहिक। कार्याची शपथ राष्ट्रपतींना यांच्याद्वारे दिली जाते, यानी द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड टू द प्रेसिडेंट बाय द, यानी सदर को ओहदे का हल्फ दिलवाता है। कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को जो उनका अहद है वो कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट को उनका अहद तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। जो इंडिया के चीफ जस्टिस होते हैं, जो सबसे बड़े जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस भारत के, तो वो क्या करते हैं? सदर को अपना हल्फ दिलवाते हैं या अपना अहद वो करवाते हैं। ओके, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो ये तो नीचे आ जाते हैं, मतलब ये सदर के नीचे आ जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ये भी नायब सदर होते हैं, तो ये कैसे दिलवा सकते? और वज़ीर आज़म भी जो होता है वो सदर के नीचे के ओहदे पर आता है।
यानी प्रेसिडेंट से निचले ओहदे पर ये सारे आते हैं, तो ये सारे तो नहीं दिलवा सकते, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है ये दिलवाता है। अब देखिए इस तरह के जो सवालात होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के सवालात कहा जाता है इनको। तो अब इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ़ द वर्ड सर्कमस्टेंस इज कोडेड एज, यहाँ पर दिया गया है कुछ जंबल सा वर्ड, देन हाउ इज़ द वर्ड हैप्पीनेस कोडेड इन दैट लैंग्वेज। यानी अगर एक लैंग्वेज में अगर सर्कमस्टेंस जो वर्ड है इंग्लिश का उसको इस तरह से कोड किया गया है, तो उसी ज़बान में हैप्पीनेस को किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, दोनों अल्फाजों को, जो कोडिंग और डिकोडिंग वाले जो जो दोनों अल्फाज होते हैं उनको हमको ऊपर नीचे लिख लेना है। यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे CIRCUMSTANCNE। ओके, इस तरह से मैंने इसको लिख ली हूँ। अब उसके नीचे में जो उसका कोड दिया गया है वो लिखती हूँ, CRUSACICMT, उसके बाद NN, ये E है। इस तरह से अब देखिए हम यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ ठीक है, सी के बाद सी, उन्होंने शुरुआत भी सी से की है। अब देखिए सी के बाद अगर हम अल्टरनेट करें, यहाँ पर अगर एक नंबर छोड़े तो आर आता है, देन उन्होंने आर लिया। आर के बाद अगर हम अल्टरनेट जाएँ तो यू आता है, फिर यहाँ पर यू लिया गया। यू के बाद अल्टरनेट करें यानी एक नंबर छोड़े तो एस आता है, एस के बाद एक नंबर छोड़े तो ए आता है, ओके, और ए के बाद एक नंबर छोड़े यहाँ पर तो सी आता है, तो फिर सी पे उन्होंने एंड किया। अगेन स्टार्ट से किए सी के बाद, फिर यहाँ पर सेकंड नंबर पे क्या है, आई, तो फिर आई से स्टार्ट किया, उसके बाद अल्टरनेट करके आई के बाद सी, देन सी लिखा गया, सी के बाद एक छोड़कर एम आता है, फिर एम लिखा गया, एम के बाद एक छोड़कर टी आता है, टी लिखा गया, टी के बाद एक छोड़कर एन आता है, एन लिखा गया, और एन के बाद एक छोड़कर ई आता है, तो एंड उन्होंने ई पर किया। यानी यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, सीरीज़ को थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, मतलब अल्टरनेट नंबर को उन्होंने बाजू में लिख लिए हैं। तो इसी तरह से हैप्पीनेस को भी हमको यही पैटर्न अपनाना है और उसको डिकोड करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। देखिए हम शुरुआत एच से ही करेंगे, ओके, एच हो गया। अब एच के बाद क्या आएगा यहाँ पर, पी, पी के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पर, आई, आई के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पर, ई, ई के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पर, एस, फिर एच के फ़ौरन बाद क्या है यहाँ पर, ए, तो उन्होंने फिर एंड अगर हो गया है तो उन्होंने ए से मतलब नेक्स्ट वाले से फिर ए के बाद क्या आया यहाँ पर, पी, पी के बाद क्या आया यहाँ पर, एन, और एन के बाद लास्ट में भी क्या है यहाँ पर, एस। तो HPISEAPNS, तो ये ऑप्शन नंबर बी में हमको नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। डी कैसे, चलो चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ मिस्टेक हो गई होंगी मुझसे। HAPPINE और ये एस, हैप्पीनेस, ओके। अब यहाँ पे स्टार्ट में एच, एच के बाद अल्टरनेट अगर लेते हैं तो पी, पी के बाद लेते हैं तो हम आई, आई के बाद अगर लेंगे हम यहाँ पर ई, ई के बाद अगर हमने लिए यहाँ पर एस, देन फिर ए से स्टार्ट होगा, ए, ए के बाद यहाँ पर पी, पी के बाद यहाँ पर एन, एन के बाद यहाँ पर आता है एस। HPIESAPNS, हाँ जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 146 है, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड बेनिफिशियल। अब बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है? फ़ायदेमंद। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का भी मतलब क्या होता है? एडवांटेज बोलते हैं ना हम, फ़ायदा लेना। तो एडवांटेजियस का भी मतलब क्या होता है? फ़ायदेमंद होता है। डिसएडवांटेज का मतलब होता है गैर मुफीद। अनफेवरेबल का मतलब होता है जो हमारे फेवर में नहीं है। और एडवर्स का मतलब होता है ख़तरनाक इफेक्ट, बोलते हैं ना एडवर्स इफेक्ट यानी ख़तरनाक। तो यहाँ पर एडवांटेजियस इसका करेक्ट आंसर होगा बेनिफिशियल का। थ्री पोजीशन ऑफ अ क्यूब्स आर गिवन बेस्ड ऑन देम, फाइंड आउट विच नंबर इज फाउंड पोजीशन नंबर इन अ गिवन क्यूब। अब देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से नंबर के क्यूब दिए जाते हैं या अल्फ़ाबेट वाले क्यूब दिए जाते हैं, कुछ भी आ जाए यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्यूब में कंपैरिजन करना है कि यहाँ पर कोई दो क्यूब में सिमिलैरिटी नज़र आ रही है या नहीं, उनके नंबर में सिमिलैरिटी चेक करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमको इन दोनों के नंबर में क्या नज़र आ रहा है? सिमिलैरिटी नज़र आ रही है, यानी यहाँ पर भी 1 और 4 है, इस इधर भी, और इस क्यूब में भी 1 और 4 है। तो इस वाले को हमको ध्यान नहीं देना है, जिनमें सिमिलैरिटी नज़र आ रही हैं दो नंबर्स की, तो हमको वहाँ पर फोकस करना है। अब यहाँ पर 1 और 4 की सिमिलैरिटी नज़र आ रही हैं। अब 1 और 4 हमको नज़र आ रहा है, तो इसमें जो 6 और 2 जो बच गया है, तो ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है ये पहचानने का कि दो नंबर के क्यूब के अंदर अगर फेसेस हमको नज़र आ रहे हैं, उसमें दो नंबर हमको सेम नज़र अगर आ रहे हैं, तो हमको क्या करना है? जो बाकी के जो बच गए हैं नंबर, बस उनको कंपैरिजन करना है कि वो नंबर जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। तो यहाँ पर 6 और 2 क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। कौन सा नंबर 2 के अपोजिट में आएगा? तो यहाँ पर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 6 आएगा। यानी अगर दो नंबर अगर कॉमन हमको नज़र आ रहे हैं, तब अगर एक ही क्यूब दे दिया जाए हमको और उस पर सवाल किया जाए, जैसे सपोज हमको इस तरह से एक ही क्यूब दिया जाए, सिर्फ एक क्यूब दिया जाए हमको, और तब हमको अगर बोला जाए कि सपोज़ यहाँ पर इस क्यूब में हमको यहाँ पर 6 लिख दिया गया है, उन्होंने यहाँ पर 1 लिख दिया है, और यहाँ पर सपोज़ 4 है, और अब हमसे पूछ रहा है वो कि इस क्यूब के अंदर 6 के अपोजिट में क्या होगा, या यहाँ पर कुछ 3 लिखा है, इस तरह से कुछ है, और हमसे अगर पूछा कि 6 के अपोजिट में क्या होगा, सिर्फ एक ही क्यूब दिया गया है, तो ऐसी सूरत में हमको क्या करना है कि जो अपोजिट साइड होते हैं क्यूब के, उनका एडिशन 7 आता है। तो हमको ये देखना है, जैसे 4 के अपोजिट में 3 आएगा, इनका एडिशन 7, 6 के अपोजिट में 1 आएगा, इनका एडिशन 7, और 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो इनका एडिशन 7। तो इस तरह से आपको सिंगल क्यूब दिया जाता है तो ये वाला रूल आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर दो या तीन क्यूब दिए जाते हैं तो उनमें सिमिलैरिटी तलाश करनी है, और जो दो सिमिलर हैं उनको छोड़कर जो बच गया वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर द लोवेस्ट ऑडिबल फ्रिक्वेंसी फॉर अ ह्यूमन बीइंग इज़ अबाउट, यानी किसी इंसान की सबसे कम काबिल समात फ्रिक्वेंसी तकरीबन डैश होती है, यानी कम से कम कितना डेसिबल आवाज़ इंसान सुन सकता है, तो वो 20 हर्ट्ज़ होता है। यानी जो 20 हर्ट्ज़ आवाज़ है, कम से कम इतनी आवाज़ हम सुन सकते हैं। अगर इससे नीचे चली जाए तो हम उसको सही तरीके से सुन नहीं सकते। तो इंसान का जो ऑडिबल जो पावर होता है, जो सुनने की जो पावर होती है, तो वो कितनी आवाज़ को सुन सकती हैं? कम से कम, मतलब एकदम धीमे अगर हम बात करें या एकदम धीमे अगर हम कोई चीज़ को सुनना चाहें, तो अगर 20 हर्ट्ज़ तक उसकी स्पीड है या 20 हर्ट्ज़ तक अगर वो चल रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी, तो हम उसे सुन सकते हैं। लेकिन अगर उससे एकदम ही कम हो जाए तो हमको वो सुनाई नहीं देगा सही तरीके से। और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा भी अगर आवाज़ आ जाए तो भी हम सही तरीके से सुन नहीं पाएंगे, उसे हम शोर कहेंगे। इतनी ज़्यादा आवाज़ की वजह से हमारे कान को नुकसान पहुंच सकता है। तो इंसान की जो सुनने की ऑडिबल जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़।
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। उससे कम और उससे ज़्यादा इंसान नहीं सुन सकता। तो यहाँ पर कम से कम पूछा है तो 20 हर्ट्ज आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा होता तो 20,000 हर्ट्ज आया होता। अब यहाँ पर 149 क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी मंदजल सवाल में दिए गए मुतबादिल से मुताल्लिका हुर्फ लफ्ज़ नंबर मुंतखब करें। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो नंबर दिए गए हैं ये कौन से नंबर है, ये कौन सा सेट है, पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है, ये पहचानना है। उसके बाद हम ऑप्शन में से सही जवाब सिलेक्ट कर पाएंगे। तो 2, 3 और 5 ये कौन से नंबर हैं, ये 2, 3, 5 ये जो नंबर है ये मुफर्रद आदाद है, यानी प्राइम नंबर है। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं या जिनका सिर्फ एक ही मुश्तरक आद होता है, तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, मुफर्रद आदाद कहा जाता है या फिर प्राइम नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। यानी इसको आसान तरीका ये है समझने का कि ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही पहाड़े में आते हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आते, ऐसे नंबर को मुफर्रद आदाद कहा जाता है। तो अब हमको समझ में आ गया कि ये मुफर्रद आदाद का सेट है, तो बस नीचे से हमको मुफर्रद आदाद का सेट तलाश करना है। तो यहाँ देखिए 4, 3, 5, तो यहाँ पर 3 और 5 तो ठीक मुफर्रद आदाद है, लेकिन 4 जो है ये 2 के टेबल में आता है, यानी अपने अलावा 2 के टेबल में भी आता है। इसी तरह से 6, 8, 9 ये तीनों भी यहाँ पर मुरक्कब अदद है, ये तीनों भी क्या है यहाँ पर मुरक्कब अदद है, यानी कंपोजिट नंबर है, यानी ये अपने अलावा दूसरों के भी पहाड़े में आते हैं। ओके, अब यहाँ पर 2, 4, 6 अगेन 2 तो मुफर्रद अदद है, लेकिन 4 और 6 यहाँ पर मुरक्कब अदद है। लेकिन 7, 11 और 13 यहाँ पर 7, 11 और 13 ये मुफर्रद अदद है, क्योंकि 7 अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता। उसी तरह से 11 भी अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता और 13 भी अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 150 है। इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन लीड टू मेंटल रिलेशन, यानी हमल के दौरान इन्फेक्शन से दिमागी कमज़ोरी हो सकती है। यानी अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया प्रेगनेंसी के दौरान तो क्या दिमागी कमज़ोरी हो सकती है बच्चे को या फिर माँ को। यहाँ पर ऐसा उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया है, सिर्फ इतना बताया कि इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन लीड टू मेंटल रिटार्डेशन, यानी हमल के दौरान इन्फेक्शन से दिमागी कमज़ोरी हो सकती है। तो क्या ये सही है या ये गलत है, या ना सही है ना गलत है, और कांड से कहा नहीं जा सकता। तो ये सही होगा कि अगर इन्फेक्शन हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है, बहुत ही नाजुक दौर होता है, तो उसमें ज़रा सी भी लापरवाही की वजह से नुकसान हो सकता है। तो अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो दिमागी कमज़ोरी हो सकती है, दिमाग पर असर होने के चांसेस होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। अब 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर कि टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ इंक्रीजिंग, यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म है, टेररिज्म यानी क्या, जो आतंकवाद है या जो दहशत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब कोर्सेस ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं इसके लिए, इस बयान के लिए क्या अमल हो सकता है, क्या कोर्सेस ऑफ एक्शन मतलब इसको कम करने के लिए या इसके जो तदाबीर हैं वो क्या हो सकते हैं। हैंड जम्मू एंड कश्मीर ओवर टू इंडियन आर्मी, यानी जम्मू और कश्मीर को इंडियन आर्मी के हवाले कर दे, या अनाउंस कर्फ्यू इन द स्टेट, या स्टेट के अंदर रियासत के अंदर कर्फ्यू का ऐलान कर दे। तब जाकर जो टेररिज्म है, जो दहशत गर्दी है उसको कम किया जा सकता है। क्या ये दोनों की वजह से उसको कम किया जा सकता है। तो अब हमको ये देखना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है, या इनमें से कोई नहीं, क्या ऑप्शन है वो हमको। तो अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर में अगर दहशत गर्दी बढ़ रही है तो क्या इंडियन आर्मी के हवाले करने से वो कम हो जाएंगी, दहशत गर्दी के इंडियन आर्मी के हवाले करने से कम हो जाएंगी, या अगर कर्फ्यू का ऐलान कर देंगे तो क्या दहशत गर्द लोग खामोश बैठ जाएंगे।
तो देखिए इसके लिए कोई और लाहे-अमल अपनाना चाहिए, इसके लिए कुछ और करना होगा कि दहशतगर्दी को किस तरह से कम किया जाए। ओके, तो यहाँ पर ना तो सिर्फ़ इंडियन आर्मी के हवाले करने से भी नहीं हो सकता और सिर्फ़ कर्फ्यू का ऐलान करने से भी नहीं हो सकता। तो ना ही पहला और ना ही दूसरा यहाँ पर फॉलो होता है। तो नीदर वन नॉर टू फॉलो आएगा, इनमें से कोई नहीं। 152 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली कंप्रेसिबल, मतलब मंताजा जैल में से किसको बहुत दिया जाता है, बहुत दबाया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली कंप्रेसिबल, यानी मंदाचा जैल में से किसको बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है। तो सॉलिड को क्या ठोस चीज़ को दबाया जा सकता है, गैस को दबाया जा सकता है, या लिक्विड को तो नहीं दबाया जा सकता। दबाया यानी मतलब बहुत कम जगह में ज़्यादा उसको समाया जा सकता है। हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल यानी क्या, जैसे एक छोटा सा सपोज़ ये कंटेनर है, तो इस छोटे से कंटेनर के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस कर करके किस चीज़ को रख सकते हैं। तो अगर एक सॉलिड हमने रखी इसके अंदर, अगर हम सॉलिड इसमें सपोज़ इसमें मैं कुछ पत्थर वगैरह कुछ भी रख रही हूँ, तो इनकी मैं वो जितने आ सकते हैं, जितने समा सकते हैं, मैं सिर्फ उतने ही उसमें डाल सकती हूँ उस कंटेनर के अंदर। मैं उसको ऊपर से अगर प्रेस करूँगी तो वो जो सॉलिड है, जो ठोस शक्ल में जो भी है, लकड़ी के टुकड़े हैं, पत्थर है, जो भी है, तो क्या वो प्रेस होने से मेरे दब जाएंगे? नहीं दबेंगे। तो इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब इसको हम दबा दबा के नहीं भर सकते। अब गैस है हमारा, गैस का अगर हम देखते हैं, गैस का जो सिलेंडर होता है हमारा, उसके अंदर जो गैस होती है उसको दबा दबा कर भरा जाता है, यानी उसको क्या किया जाता है, उसके अंदर कंप्रेस किया जाता है। ओके, अब लिक्विड होता है। अब पानी की भी अगर मिसाल ले लूँ, ये एक कंटेनर है, अगर मुझे इसमें पानी डालना है तो जितना पानी उसमें आएगा, उसकी कैपेसिटी है उतना आने के बाद वो फ़्लो होने लगेगा। क्या मैं वो जो फ़्लो हो रहा है जो पानी, क्या उसको इस पानी को दबा दबा के वापस अंदर डाल सकती हूँ क्या? नहीं डाल सकती। जो फ़्लो हो गया वो हो गया, जितना पानी समाना था उतना समा गया। और नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब गैस को एक कंटेनर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भरा जा सकता है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है। हम इसका सबसे जो एग्ज़ाम्पल है कॉमन, वो हमारे घर में जो सिलेंडर मौजूद है हम वो देख सकते हैं। अब क्या है यहाँ पर अगला सवाल, इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड द आंसर फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड, यानी दिए गए सवाल में जवाब किस शक्ल को दरियाफ्त कीजिए जो सवाल में सराहियत कर गई है। यानी ये जो सवालिया फिगर हैं, ये सवालिया फिगर हैं, तो इनमें से अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो किस तरह से फिगर तैयार होगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, हमको सिमिलैरिटी चेक करनी है। तो इसमें भी हमको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, इस तरह से कुछ बना दिया गया है उसको। ओके, लेकिन सवालिया फिगर में डायरेक्टली इस तरह से हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हमको नज़र आ रही है कि बाद में हो सकता है यहाँ से इसको कुछ फोल्ड कर दिया गया है, कुछ यहाँ पे शेप दे दी गई, तो इस तरह इस वजह से वो ऐसा हो गया। लेकिन सिमिलैरिटी हमको ए में नज़र आ रही है। ये तो बहुत तीनों बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंस है, तो पहचानना बहुत आसान है। यहाँ पर क्या ए इसका जो है जवाबी फिगर होगा, यानी इसको कंप्लीट करने के बाद कुछ ए जैसा वो बन सकता है। Rearrange the following five sentences in the proper sequence to form a meaningful paragraph, then answer the question given below। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारा तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा शायद, कि एक ही स्टोरी के ऊपर एक ही जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस पर वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन की सीरीज़ एक जगह लिख कर रख देनी है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। तो यहाँ पर क्या गिवन है कि ही वॉज सेट फ्री बाय द एक्सेशन ऑफ द माउस, यानी उसको चूहों की सरगर्मी से आज़ाद किया गया। ही वॉज काफ इन अ नेट, उसको जाल में फंसाया गया। अ लॉयन वॉज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, यानी वो शेर को अपनी ताकत पर गुरूर था। ही कुड नॉट इस्केप फ्रॉम द नेट, वो जाल से भाग नहीं सकता था। ही इस्केप द वीकनेस ऑफ द सॉरी ही डिस्पाइज द वीकनेस ऑफ द माउस, उसको चूहों की कमज़ोरी से नफरत थी।
तो पहले हमको सवाल देखना है कि सवाल में कितना नंबर पूछा गया। सवाल में हमको क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकेंड सेंटेंस, यानी दूसरा जुमला यहाँ पर कौन सा होगा। तो पहला तो ये होगा कि शेर को अपनी ताकत पर गुरूर था और उसको चूहों की कमजोरी से नफरत थी। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है हमको, जो टी होगा हमारा वही करेक्ट होगा कि सबसे पहले आएगा उसको शेर को अपनी ताकत पर गुरूर था, उसके बाद टी आएगा उसको चूहों की कमज़ोरी से नफरत थी। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, टी होगा, यानी दूसरे नंबर पर टी आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब ये जो सवाल है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जमा ही करके देखनी है, सिर्फ जमा करना है हमको। तो पहले 9 है, 7 है, 3 है, 1 है और 1 है। तो ये 9 और 7 कितने हो गए, 16। 16 में 3 मिलाए कितने हो गए, 16 में 3 मिलाए तो 17, 18 और 19, ये 20 और 21, यानी यूनिट के प्लेस पे क्या आना चाहिए यहाँ पर 1। तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी में से ही हमारा कोई ऑप्शन होगा। तो अब हम टेंस का प्लेस देख लेते हैं क्योंकि टेंस के प्लेस वहाँ पर अलग अलग हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा 21 आ रहा था, 2 कैरी था। कैसे, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 20 और 21। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट वाला डिजिट क्या है, 3 4 8 7 2 9 8 3 6 7 3 1 एंड 8 9 7 1। ओके, तो यहाँ पर तो 1 आ गया हमारा, यहाँ पर कैरी 2 आया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 में 3 मिलाएं 23। ओके, 23 में 7 अगर मिलाते हैं तो 30, 30 में 2 अगर कैरी वाले मिलाते हैं तो 32, यानी यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो अब हमको सिर्फ पूरा नहीं भी किए तो हमको सिर्फ ये देखना है कि यूनिट प्लेस पर 1 और टेंस प्लेस पर 2 कहाँ आ रहा है। अगर ऑप्शन में अलग अलग है तो, अगर ऑप्शन में बहुत ज़्यादा नंबर में सिमिलैरिटी नज़र आ रही है तो पूरा करके देखना है। तो लास्ट में 21 कहाँ पर आ रहा है हमको वो चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर सी में हमको दिखाई दे रहा है 21, तो पूरा आगे का करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि टाइम कम होता है। अगर इतने तक हम आंसर तक पहुंच जाते हैं तो इनफ है। लेकिन अगर ऑप्शन में जैसे चारों ऑप्शन में अगर 21 यूनिट प्लेस पे अगर रहता था तो हमको आगे और भी जमा करके देखनी होती थी। ओके, लेकिन यहाँ पर ये तो पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि 1 आ गया यूनिट प्लेस पे। फिर इन दोनों में हमको देखना था, तो इन दोनों के टेंस जो है, एक का 2 है, एक का 5 है। तो इसमें भी हम सिर्फ टेंस तक की जमा करके देख सकते हैं कि किसके टेंस के प्लेस पे 2 आता है। तो इस तरह से हम कम वक्त में आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर है 1 लीप वर्ष, यानी एक जो लीप ईयर होता है वो कितने दिन का होता है लीप ईयर। तो जाहिर सी बात है, जब 365 दिन का हमारा कॉमन होता है तो लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है तो वो 366 डेज़ का होगा। 365 डेज़ के तो कॉमन ईयर्स होते हैं ना, तो लीप ईयर में एक साल बढ़ जाता है, 28 होते हैं तो 29 हो जाते हैं फेब में। तो इसलिए एक दिन का इजाफा हो जाता है, यानी 365 डेज़ का होता है वो। अब यहाँ पे देखेंगे हमको क्या करना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड ग्रुप ऑफ लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जो दिया गया है पहले हम उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से है ये जी, उसके बाद क्या है यहाँ पर JLINK है। अब अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पर देखिए आप, सॉरी यहाँ पर देखिए, ठीक है हम यहाँ लिख देते हैं FHENG। उसके बाद यहाँ पर क्या है JLINK। अब यहाँ पर देखिए, इनको देखिए, अगर हम ये अल्फ़ाबेट देखेंगे, पहले पूरे पढ़ लेते हैं। FHEG, तो ये सीक्वेंस में है बराबर, EFGH, लेकिन उनको लिखा कैसा गया है, देखिए कैसा लिखा गया है, EFGH, कुछ इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके बाद क्या आता है, जी के बाद क्या आता है, GH तो हो गया यहाँ पर।
IJKL, यानी उसी के आगे की, यानी ये सारे अल्फ़ाबेट जो है वो सीक्वेंस में है पूरे के पूरे, लेकिन उनको अरेंजमेंट कुछ इस तरह से किया गया है कि ये EF यानी सेंटर से शुरुआत किया है, EF एंड GH, फिर यहाँ पे IJNKL इस तरह से दिया गया। तो अब हमको भी ये PQR जो है इनका सीक्वेंस में लेना है, लेकिन अरेंजमेंट इसी हिसाब से करनी है। तो अब हम हमारा आंसर तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पर है P, देन यहाँ पर R, PR, देन O और यहाँ पर Q। तब यहाँ पे कैसे बना, OPQR, कुछ इस तरह से बन गया बराबर, OPQR। तब OPQR के बाद क्या आता है, ST आता है ना, तो यानी S कुछ यहाँ पर होगा, फिर T यहाँ पर होगा। उसके बाद क्या आता है, UV आता है। ओके, ST के बाद क्या आता है, UV, यानी U यहाँ होगा लास्ट में और V यहाँ पर होगा, इस तरह से, यानी ST एंड UV इस तरह से बना बराबर। तो ऐसे आपको पैटर्न को पहचानना है और फिर हमारे आंसर तक पहुँचना है। ओके, तो यहाँ पर इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, TVSU इसका आंसर आएगा। तो बस आपको पैटर्न पहचानते आ जाना चाहिए। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी से आपको पैटर्न समझ में आते जाएंगे। ओके, तो 157 क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पर। 158 अगला क्वेश्चन है, इन एन इन्फेंट शोज एनी ऑफ दीज साइंस इज लाइकली हु सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, यानी ऐसा बच्चा, अगर कोई शीरख्वार बच्चा इनमें से कोई अलामत जाहिर करे तो इसका इम्कान है कि वो जहनी बीमारी से मुतासिर है। यानी कौन सी अलामत है जो जहनी बीमारी की है, रोलिंग ओवर, वॉकिंग, क्रॉलिंग लेट, यानी ताख़िर से चलना, पेट के बल चलना, यानी ताकत से बहुत ताख़िर से, देर से, मतलब उसका रेंगना, चलना वगैरह, या डिफ़िकल्टी लर्निंग, यानी सीखने में मुश्किलात का सामना करना, या स्लो टू मास्टर थिंग्स, यानी असल चीज़ों को सीखने में सुस्त होना, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए ये सारी ही अलामतें ऐसी हैं जो बताती हैं कि बच्चे में कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है, यानी कोई दिमागी कमज़ोरी से बच्चा मुतासिर है। क्यों, क्योंकि अगर वो ताख़िर से चल रहा है, मतलब जो बच्चे की जो नॉर्मल होती है कि बच्चा इतने मंथ में बच्चा क्रॉलिंग करने लगता है, फिर बच्चा पकड़ पकड़ के वॉकिंग करता है धीरे धीरे, तो अगर ये ताख़िर से हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और अगर सीखने में उसको मुश्किलात का सामना आ रहा है, कोई चीज़ अगर एक नॉर्मल बच्चा जल्दी से सीख जाता है और वही बच्चा अगर जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और अगर असल चीज़ों को सीखने में अगर उसको सुस्त हैं, असल चीज़ यानी जो नॉर्मल चीज़ें हैं, अगर उसको सीखने में भी वो बच्चा बहुत ही सुस्त है, जैसा नेचुरल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, अगर उससे उसकी रफ्तार सुस्त है, तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि उस बच्चे के अंदर कोई ना कोई कमी है, किसी न किसी चीज़ से वो बच्चा, किसी न किसी बीमारी से या कमज़ोरी से बच्चा मुतासिर है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो ये सारी अलामत, यानी अगर नॉर्मल कंडीशन से कुछ अलहदा हमको नज़र आ रहा है तो वहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो ये ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। वन 159 है, द ICC चैम्पियंस 2017 वॉज हेल्ड इन, यानी जो ICC चैम्पियन था 2017 में वो कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, या फिर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। तो ये जनरल नॉलेज की भी मालूमात आपको होनी चाहिए। 2 अक्टूबर, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 2 अक्टूबर 1869। अब ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है कैलेंडर से रिलेटेड, तो हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बाद में ही देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ही लेंदी हो गई है। तो इस तरह के मैथ्स के जो क्वेश्चन है इसको हम बाद में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हूँ वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कहीं भी कोई भी सजेशन है, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, उस पर गौर किया जाएगा और आने वाली वीडियोस में उस पर अमल भी किया जाएगा। अगर टेट के एग्ज़ाम में आगे की अपडेट्स आपको चाहिए, हेल्प आपको चाहिए, तो हमारे चैनल से बने रहिए, दूसरों तक भी शेयर करें
अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।